5,000 ह्यूज मर्चेंट बोट्स। ये किसी इंटरनेशनल डील का आंकड़ा नहीं है, बल्कि फिगर है उन बोट्स का जो साल 1914 से 1918 के बीच चलने वाले विश्व युद्ध में तबाह हो चुकी थी, जिनकी कंस्ट्रक्शन में तो करोड़ों डॉलर्स का रिसोर्स लगा था, साथ ही साथ 15,000 लोगों की जान भी चली गई थी। बट ये भी पूरा आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये फिगर सिर्फ उन शिप्स का है जो एलाइड फोर्सेस की थी। सेंट्रल पावर के क्लियर फिगर्स तो कभी सामने ही नहीं आ पाए। अब देखो, ये फिगर डिवास्टेटिंग तो था, पर ये और चिंताजनक बन गया जब दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। वर्ल्ड वॉर 2 में सबको अपनी गैलेंट्री दिखानी थी, पर रिसोर्सेज के साथ साथ इन शिप्स को बनाने की कैपेबिलिटी भी लिमिटेड थी, जिस वजह से बहुत से लोगों के लिए ये एक प्रॉब्लम बन चुका था। मगर एक बंदे ने इस आपदा को अवसर में बदला और प्रपोज किया कि एलाइड फोर्सेस स्टील की बजाय बर्फ की जहाजें बनाएं, ताकि स्टील भी बचे और रिसोर्सेज भी बचे। अब आपको भी ये सुनने में स्टूपिड लग रहा होगा, आफ्टर ऑल बर्फ से कोई मर्चेंट शिप जैसे ह्यूमंगस स्ट्रक्चर को कैसे क्रिएट कर सकता है, वो चीज वेट कैसे झेल पाएगी, और सबसे इंपॉर्टेंटली हर गर्मी के मौसम में उसे पिघलने से कैसे रोका जाएगा। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाओगे कि उसने ऐसा कर दिखाया, वो भी कुछ इस तरह कि वो आइस शिप किसी स्टील शिप से भी ज्यादा ड्यूरेबल बन गई थी। ना उस बंदे ने ये कैसे किया, और अगर ये इतना कॉस्ट इफेक्टिव था तो आज की डेट में हमें बर्फ से बने हुए जहाज क्यों नहीं दिखाई पड़ते। वेल, आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे अंडररेटेड इन्वेंशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। साल 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 ब्रेकआउट हुई तो हर सेक्टर में कांटे की टक्कर चल रही थी, सिवाय सीवेज के, जहां जर्मन्स अच्छा खासा डोमिनेट कर रहे थे और एलाइड फोर्सेस के मर्चेंट शिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तबाह करते जा रहे थे। अब इसका रीजन था जर्मन्स के पास मौजूद सबमरीन्स। जर्मन की सबमरीन्स अंडर वाटर रहकर ऊपर फ्लोट कर रही एलाइड फोर्सेस के शिप्स को टारगेट किया करती थी और ध्वस्त कर देती थी। और चूंकि ऊपर तैर रही शिप्स के लिए इन सबमरीन्स को डिटेक्ट करना मुश्किल रहता था और एलाइड फोर्सेस के पास इस एरिया में चक्कर कटवाने के लिए इतने एयरक्राफ्ट नहीं थे जो कि इन अंडर वाटर सबमरीन्स को डिटेक्ट कर पाए, इस वजह से एलाइड फोर्सेस एक के बाद एक अपनी कई एयरक्राफ्ट कैरियर्स को खोती जा रही थी, जिससे उनका बैटल डिसएडवांटेज बढ़ता चला जा रहा था। अब इसी समस्या से जूझते हुए एलाइड फोर्सेस के बीच वॉर की कॉस्ट कटिंग के लिए इनोवेटिव आइडियाज के प्रपोजल मांगे गए और इस कमेटी का हेड बनाया गया लॉर्ड लुई माउंटबेटन को। जी हाँ दोस्तों, ये वही माउंटबेटन है जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन में मेजर रोल प्ले करने के साथ साथ इंडिया के वाइसरॉय की पोजीशन भी संभाली थी, और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनको पोजीशन मिली थी चीफ ऑफ कंबाइंड ऑपरेशंस की, जिसके तहत उनका काम नई टेक्नोलॉजीज को अंडरटेक करना भी था। और इसी पोजीशन को संभालते हुए उनकी मुलाकात हुई जोफ्री पाइक से। एलाइड फोर्सेस के सामने सबसे बड़ी समस्या थी दुनिया भर में चल रही स्टील और एल्यूमिनियम की शॉर्टेज की, जिसके चलते एयर कैरियर्स की नीड को फुलफिल नहीं किया जा पा रहा था। और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हुए जोफ्री पाइक ने यह सजेस्ट किया कि अब से वॉर्स और एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए स्टील के बजाय आइस के शिप्स बनाई जाए, एज ना सिर्फ बर्फ की शिप्स स्टील के कंपैरिजन में सिर्फ 1% एनर्जी यूटिलाइज करके क्रिएट हो सकती है, बल्कि इससे रिसोर्सेस को और इफेक्टिवली कंजर्व करने के साथ साथ किसी आइसबर्ग को रनवे की तरह डिजाइन करना स्टील की तुलना में काफी आसान भी पाया जा रहा था। अब माउंटबेटन को यह आइडिया बहुत ही ज्यादा पसंद आया, जिसके बाद उन्होंने इसे सीधे यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल के पास भेज दिया, जिनका नाम भी आप इंडियन हिस्ट्री में पहले सुन चुके होंगे। और दोनों के अप्रूवल के बाद इस पे काम शुरू हुआ और इस टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट का कोड नेम हब्बाकुक था। हालांकि ये काम जितना आसान दिख रहा था ना, करने में ये उतना आसान नहीं था। नॉर्थ पोल के पास ले जाकर एक ऐसा छोटा प्रोटोटाइप बनाया भी गया जो प्योर फ्रोजन सी वाटर से बना हो, बट अनफॉर्चुनेटली इस प्रोटोटाइप का सबसे बड़ा दुश्मन इसका बेस कंपोनेंट ही साबित हुआ, विच वॉज आइस। देखो, बर्फ की समस्या ये थी ना कि उस पे जब भी कुछ लोड किया जा रहा था या किसी भी तरह का इंपैक्ट हिट कर रहा था तो वो बहुत ही जल्दी क्रैक हो जा रही थी, जिसका मतलब कि इनका इस्तेमाल करने से फालतू की जान जाने के साथ साथ एयरक्राफ्ट्स भी बर्बाद हो सकते थे। एक और प्रॉब्लम ये भी थी कि आइसबर्ग्स बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाते थे, जिस वजह से उन पर लॉन्ग टर्म के लिए रिलाई नहीं किया जा सकता था। अब दोस्तों, इसे ही सॉल्व करने के लिए पाइक ने आइस के साथ साथ अलग अलग मटेरियल्स को मिक्स करके एक ऐसा कॉम्पोजिशन क्रिएट करने की कोशिश की जिससे कि आइस को और मजबूत और हार्ड टू मेल्ट बनाया जा सके। और कई महीनों तक अलग अलग कॉम्पोजिशन को ट्राई करने के बाद उन्हें मिला
वुड पल्प, जिसे जब उन्होंने आइस के साथ 14/86 के रेशियो में मिक्स किया तो एक ऐसा मटेरियल फॉर्म हुआ जो प्लेन आइस से दसियों गुना ज्यादा ताकतवर था, हीट में रखने के बावजूद जल्दी मेल्ट नहीं होता था और सबसे बड़ी बात स्टील से बहुत ज्यादा चीप होने के बावजूद कंक्रीट जितना स्ट्रॉन्ग था। मतलब कुल मिला के ये क्रिएशन वो परफेक्ट प्रोडक्ट था जो एलाइड फोर्सेस की स्टील प्रॉब्लम को किफायती तौर पे सॉल्व कर सकता था, जिस वजह से इसको पाइक ने अपने नाम पर पाइक्रीट नाम दिया। अब जब विंस्टन चर्चिल को इस बात की खबर पहुंचाई गई कि पाइक एक ऐसा कॉम्पोजिशन बना चुके हैं जो सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर चुका है, तो उन्होंने यूएस ऑफिसर्स के साथ 1943 में क्यूबेक कॉन्फ्रेंस अरेंज की और उस मीटिंग में आइस और पाइक्रीट के एक ब्लॉक के साथ एक गन लेकर आए और आते ही उन्होंने दोनों ब्लॉक्स पर बुलेट शूट कर दी, विच लिटरली शॉक्ड एवरीवन, क्योंकि जहां बुलेट के इंपैक्ट करते ही बर्फ के टुकड़े टुकड़े हो गए, वहीं पाइक्रीट पर गोली लगने के बाद वो डिफ्लेक्ट करके सीधा पास खड़े यूएस एडमिरल के पैर पे लग गई। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर वुड पल्प ऐड करने से ऐसा क्या हो गया जो नॉर्मल बर्फ इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई? वेल द आंसर इज फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, किसी भी चीज की गन फायर रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी डिपेंड करती है उस चीज के गन फायर फोर्स को एब्जॉर्ब और डिस्ट्रीब्यूट करने की एबिलिटी में। देखो, आइस ना काफी ब्राइटल नेचर की होती है, जिस वजह से वो इजीली शैटर हो जाती है, जबकि वही पाइक्रीट में वुड के फ्लेक्सिबल सेल्यूलोज फाइबर्स मौजूद होते हैं जो बुलेट के इंपैक्ट को बहुत क्विकली एब्जॉर्ब करके पूरे स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिस वजह से बुलेट या तो ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा पाती या फिर डिफ्लेक्ट कर जाती है। इन शॉर्ट, पाइक ने ड्यूरेबल मटेरियल बनाने की खोज में एक प्रॉपर बुलेट प्रूफ और सस्ता स्टील ऑल्टरनेटिव बना दिया था, एंड दैट इज रियली कूल। लेकिन फिर सवाल यह आता है कि अगर यह एक्सपेरिमेंट इतना सक्सेसफुल था तो हमें पाइक्रीट से बने हुए सुपर स्ट्रक्चर्स क्यों नहीं दिखाई देते? वेल, इसका रीजन वही था जिसने एट फर्स्ट इसकी रिसर्च को इनिशिएट किया था, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो दोस्तों, माउंटबैटन और चर्चिल दोनों ने इस फंक्शनिंग पाइक्रीट को देखने के बाद इसके पहले वेसल के प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल रिसर्च काउंसिल ऑफ कनाडा को दी, दो रीजन से। पहला रीजन, कैनेडियन विंटर्स और वहां के वेदर इस प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट था, और दूसरा रीजन, कैनेडियन रिसर्चर्स आइस फिजिक्स के मामले में अलाइड फोर्सेस के किसी भी देश के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा जानकार और एक्सपीरियंस थे। नाउ फाइनली कनाडा की पार्टिस या लेक में प्रोटोटाइप को बनाने का काम शुरू हुआ एंड थिंग्स डिड नॉट वेंट एज एक्सपेक्टेड। देखो, पहला प्रोटोटाइप इसीलिए बनाया जा रहा था ताकि पाइक्रीट शिप के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए इंसुलेशन और कूलिंग टेक्निक्स टेस्ट करने के साथ साथ ये देखा जा सके कि आर्टिलरी और एक्सप्लोजिव को कैसे झेल पाएगी। नाउ प्लान के हिसाब से 1000 टन का 60x30 फीट का एक वेसल बनाना था, जिसकी कूलिंग फ्रीजिंग के लिए 1 हॉर्स पावर की मोटर्स डिप्लॉय करी गई। प्रोटोटाइप खत्म होने के बाद एक कंप्लीट वेसल का कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया और डिसाइड किया गया कि अगर वो वेसल सक्सेसफुली बन गया तो बाकी के वेसल्स भी बनाए जाएंगे। अब कंप्लीट वेसल कंस्ट्रक्शन के लिए 3 लाख टन वुड पल्प, 25,000 टन फाइबर बोर्ड इंसुलेशन, 35,000 टन और 10,000 टन स्टील का ऑर्डर दिया गया और बजट अलॉट किया गया 7 लाख पाउंड्स का। हालांकि मई 1943 में कोल्ड फ्लो की दिक्कत की वजह से इस वेसल का पाइक्रीट पिघलने लगा, जिस कारण स्ट्रक्चर को रीस्टेबल करने के लिए एडिशनल स्टील की जरूरत पड़ने लगी। कोल्ड फ्लो एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जब हाई लेवल स्ट्रेस या प्रेशर की वजह से स्ट्रक्चर पिघलने लगते हैं। इस केस में बर्फ या जो पाइक्रीट होती है ना, वो आपस में वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से स्टैक्ड वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच बंधी रहती है, लेकिन अगर बर्फ का हिस्सा बड़ा हो तो आसपास का प्रेशर इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़कर स्ट्रक्चर के डीफॉर्मेशन का कारण भी बन सकता है, जिसे इस केस में कोल्ड फ्लो कहा जाता है। और चूंकि पाइक्रीट बना ही 86% वाटर से है, इस वजह से ये प्रॉब्लम और ज्यादा सीवियर हो गई। वेसल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के लिए और ज्यादा स्टील की रिक्वायरमेंट की गई और कोल्ड फ्लो की प्रॉब्लम को रोकने के लिए और ज्यादा इंसुलेटिंग स्किन की डिमांड करी गई, जिसका प्रपोजल जब हायर अथॉरिटीज को भेजा गया ना, तो इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 7 लाख पाउंड से बढ़कर 25 लाख पाउंड पहुंच गई, जिस कॉस्ट में उस वक्त नॉर्मल एयर कैरियर आ सकता था। ना अल्टीमेटली ना बात वही पड़ गई, जिससे बचने के लिए पाइक्रीट का इन्वेंशन किया गया था। देखो, स्टील का कंजम्पशन भी कुछ खासा कम नहीं हो रहा था, ऊपर से कॉस्ट भी बढ़ती ही जा रही थी, जिस वजह से इस बार ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इसे रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन ना मानते हुए आइडिया को स्क्रैप कर दिया और उस इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर को 1944 में वहीं एज इट इज छोड़ दिया गया। अब दोस्तों, मजे की बात यह है ना कि इनकम्प्लीट होने के बावजूद वो स्ट्रक्चर रिपोर्टेडली 3 समर्स के बाद डूबा था। तो सोचिए
सोचिए अगर उसे थोड़ा और बेटर कर दिया जाता तो उसकी लाइफ किस हद तक बढ़ सकती थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सब कुछ धीरे धीरे स्टेबल होने लगा और शॉर्टेज खत्म होने लगी, जिस कारण किसी को भी स्टील और एल्यूमिनियम वेसल ऑल्टरनेटिव्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। हेंस इन पर दोबारा काम शुरू ही नहीं किया गया और ये 2B रेवोल्यूशन बस हिस्ट्री का फॉरगॉटन पार्ट बनकर रह गया, एक ऐसा पार्ट जिसे कि सभी ने भुला दिया। हालांकि माउंटबेटन का इंडियन हिस्ट्री में क्या रोल था, इस पर आप अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। देखते हैं किस किस ने इनके बारे में पढ़ा है। बाकी अगर मान लो कि अगर ये आइस शिप वाकई रियल लाइफ में उस प्रोटोटाइप को बना करके यूज किया जाता और इसका मास प्रोडक्शन किया जाता, तो क्या आज के समय में ऐसा हो सकता था कि हम आइस से बने हुए शिप्स में घूम रहे होते? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्रिएटिव कमेंट्स लिखकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको ये वाली वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगी, जिसमें हमने बात किया है एक ऐसे भूतिया जहाज के बारे में जो वीरान समुद्र में बिल्कुल खाली थी, जिसके किसी भी सामान को किसी ने टच नहीं किया था, लेकिन उसके सारे के सारे क्रू मेंबर्स कहीं गायब हो गए थे। इस जहाज का नाम था मैरी सेलेस्टी। वैसे ये जहाज आखिर क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था और आखिर इसके सारे क्रू मेंबर्स कहाँ गायब हुए थे, यहाँ पर टैप करके देखो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको मजा आ जाएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।